अमिताभ कुमार की नई किताब है द ब्लू बुक और अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम। ये नीली वाली किताब से ये ज़रा पहले आ गई थी। तो इस ब्लू बुक को पढ़ते समय हो सकता है कि आप धोखा खा सकते हैं। ये आप ना समझें कि इसमें राइटर ने लिखने का कोई फ़ॉर्मूला बता दिया है और आप इसे पढ़कर आप राइटर बन जाएँगे। बिल्कुल इसमें 10-20 तरह के कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, कोई लिस्टिंग नहीं है। बल्कि इस किताब की जो सबसे बड़ी कमी ये है, वो ये है कि इसमें किसी तरह की स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं है, संवैधानिक चेतावनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। कि इसमें कम से कम ये लिखा होना चाहिए कि इसे लेखक बनने के लिए कतई ना पढ़ें। ये गलती मैंने कर दी और मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग करें क्योंकि अमिताभा ने बहुत सावधानी से, चतुराई से लिखने का फ़ॉर्मूला बताते-बताते, फ़ॉर्मूला नहीं बताया लेकिन पढ़ने का फ़ॉर्मूला बता दिया। और इतने सारे लेखकों के नाम, इतनी सारी किताबों के नाम, ये सब देखकर मुझे लग रहा था कि और खुश भी हो रहा था कि मैं पहली बार मेरी जानकारी की दुनिया बहुत सीमित है। कम लेखकों को जानता हूँ, कम लेखकों को पढ़ा हूँ, समय नहीं मिला और जब समय मिला तो पढ़ता नहीं था। तो एक ऐसे लेखक को मैं पढ़ता हुआ कई लेखकों को जानता हूँ उनकी किताब में। तो पता चलता है कि लेखक सिर्फ़ अपना नहीं लिख रहा है, वो दूसरों को भी पढ़ रहा है। ऐसे बहुत कम लेखक हुए हैं जिनकी रचनाओं में कई लेखकों के नाम आते हैं, उन सब के नाम मैंने इस यहाँ लिखे हैं। जॉन बर्जर, हो सकता है कि मेरा उच्चारण गलत हो जाए, डेविड फॉस्टर वॉलेस, फिलिप रॉथ, इयान जैक, शेरिल, जॉन शीवर, अमित चौधरी, वहां से लेकर महादेवी वर्मा, खुशवंत सिंह, की रैन, जॉर्ज ऑरवेल, हेमिंग्वे, दुष्यंत कुमार, आलोक धनवा तो आ ही जाते हैं और विलियम मैक्सवेल, मैरी रफेल, इन सब के नाम बार-बार आते हैं तो लगता है कि इन्हें पढ़ना चाहिए और अमिताभा इन सबको अपने राइटिंग के ज़रिए इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि लगता है कि इस लेखक को समझने के लिए पहले इन लेखकों को पढ़ना पड़ेगा। तो लिखने का फ़ॉर्मूला हम भूल जाते हैं और पढ़ने की लिस्ट हमारी लंबी हो जाती है और हम एक दूसरे ज़ोन में चले जाते हैं। ये एक राइटर की एक ईमानदारी है कि वो अपने रीडिंग वर्ल्ड के बारे में अपने रीडर्स को बता रहा है कि वो किन-किन चीज़ों को, किस-किस व्यक्तियों को पढ़ता है और ऐसे एंसेस्टर पुरखे जिसे हम कहते हैं और कॉलिग्स सहयोगी जो हम पेशा लोग हैं, इसके बिना आप किसी लेखक की कल्पना नहीं कर सकते मगर अमिताभा ये बता देते हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है। इन दोनों किताबों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि और इसके पहले की मैटर ऑफ राइट्स जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैंने ये नोट किया था कि कितना रेफरेंस आता है वीएस नॉयपॉल से लेकर और विलियम कैरलोस और सुकेतु मेहता आ जाते हैं, किरण देसाई आ जाती हैं, सबरीना धवन आ जाती हैं, हेलेन गार्नर आ जाती हैं। बहुत सारे लोग अचानक से आ जाते हैं। तो ये ब्लू बुक जो है वो आसान रास्ता आपको नहीं बताती है और इसमें एक डायरी की बात लेखक बार-बार कर रहे हैं, अमिताभा बार-बार कर रहे हैं और डायरी के कई रेफरेंस आते हैं, उनके अपने और दूसरे और बड़े लेखकों के या उनके समकालीन या उनके पूर्वज लेखकों के डायरी को लेकर एक रेफरेंस आता है। तो मैं अमिताभा से पहला सवाल इसी संदर्भ में करना चाहता हूं कि एक एक जगह रेफरेंस मिलता है कि डायरी जो है वो इनर वर्ल्ड का पार्ट है। मगर आपकी डायरी जिससे आपने बहुत सारे किताबें लिखी हैं जो आप कहते हैं, जो आपके लेखक बनने की जो चुनौतियाँ थी उसमें ये डायरी और इसके नोट्स 2 दशक से जिसे आपने बचा कर रखा है, वो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। मगर ये आपकी जो डायरी है वो इनर वर्ल्ड की डायरी नहीं है, ये आउटर वर्ल्ड के रेफरेंसेस से भरी हुई है। तो क्या आप ये जो किताब लिखने का जो सिलसिला है ये कई बार कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, पर आपकी साहित्य का दर्पण कहीं और है, वो डायरी है और उसमें जो बहुत सारी न्यूज़ की घटनाएँ हैं, क्या वही हैं? या फिर जो आपके इमेजिनेशन हैं, आपके कैरेक्टर के जो शेड्स होने चाहिए, उन सब के भी रेफरेंसेस हैं उस डायरी में? वो डायरी आपके पास है, उससे आप कुछ रेफरेंसेस लिखते हैं, लेकिन उस डायरी के बारे में बहुत सारी बातें राज़ रह जाती हैं। उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो आपने बताई नहीं इस किताब में, क्या रह गई उन न्यूज़ इवेंट्स के अलावा और किस तरह के रेफरेंसेस आपकी उस डायरी में भरे हुए हैं?
सबसे पहले तो धन्यवाद रवीश कुमार। तो भाई आप जर्नलिज्म के दिलीप कुमार हैं, और प्राइम टाइम पर हम लोग कभी कभी आपकी जो शुरू में मोनोलॉग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने एक मोनोलॉग हमारे किताबों के बारे में भी डाल दिया, और हमेशा की तरह यू हैव रेज्ड वंडरफुल क्वेश्चंस, तो लेट मी एड्रेस इट। सर ऐसा है, आप तो जानते होंगे जर्नलिज्म शब्द जो है, फॉर एग्जाम्पल हम राइटिंग पे आएंगे, लेकिन जर्नलिज्म शब्द जो है, द वर्ड जर्नलिज्म कम्स फ्रॉम जर्नो which means the day. So the record of the day is journalism, and the record of the day is also diary. यानी कि डायरी और जर्नलिज्म का या रिपोर्टिंग का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। Now आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन जर्नलिज्म में हम उसका पहला ड्राफ्ट पाते हैं। नाउ डायरी को कहिए, डायरी अ जर्नल इज द रफ ड्राफ्ट ऑफ जर्नलिज्म। माने डायरी में जो हम लिखते हैं, जो भी हम लोगों ने कुछ भी लिखा, वो हमारे जर्नलिज्म में बदलता है और हमारे राइटिंग में बदलता है। खासकर मेरे प्रैक्टिस में मैं जो लिख रहा रहता हूं, हमेशा आई कीप अ डायरी। इनफैक्ट माय मंत्रा टू माय स्टूडेंट्स इज दैट यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स एवरी डे एंड यू हैव टू वॉक माइंडफुली फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। तो अब आपका जो अंतिम सवाल था वो ये था कि भाई क्या चीज है जो मेरे डायरी में नहीं है, या खासकर इस किताब में नहीं है, जो एक डायरी या एक रिकॉर्ड है। तो वो उसका जवाब इसमें है कि मैं सुबह मैंने किताब पढ़ी सर, जिसमें लिखा हुआ था भाई कि सुबह में आपको मॉर्निंग पेजेस लिखना चाहिए, 6 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट तक, जो भी दिल में आए, आपको दिमाग में आए, आप लिखिए विदाउट सेंसरिंग योरसेल्फ। तो वो मॉर्निंग पेजेस जो है वो मैं करने लगा हूं, और वो मॉर्निंग पेजेस कोई चीज नहीं है जहां पर आप लौट कर जाते हैं। वो सिर्फ एक माध्यम है जिससे आप कि अंदर की जो भावनाएं हैं, योर प्रीऑक्यूपेशंस, योर ऑब्सेशंस, योर कंसर्न्स, वो सामने उभर के आए, ताकि वो सबकॉन्शियस में छिपा ना रहे। तो वो चीज मेरे जर्नल में नहीं आया है, इस किताब में नहीं आया है, क्योंकि दो वजह है। एक की ये काफी रिसेंट प्रैक्टिस है, मैं नवंबर में शुरू किया, एक किताब हमने पढ़ी द आर्टिस्ट्स वे, जूलिया कैमरॉन। तो वो अब नाम आप अगली किताब में पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय तक मैं उसको नहीं डिस्कवर किया था। तो उस पे उन्होंने जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं सुनना चाहेंगे उनको मैं बता दूं, जूलिया कैमरॉन्स बुक इज कॉल्ड द आर्टिस्ट्स वे। शी रिकमेंड्स 2 थिंग्स। One is that when you wake up in the morning, you write for, she recommends 15 minutes. मैं उतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं 6 मिनट से 10 मिनट तक एक पेज भरता हूं। And so morning pages. The other thing she recommends is called artist date. आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए एक समय निकालिए हर हफ्ते कुछ करने के लिए। It can be a simple thing like going for a walk in a particular place. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि हर हफ्ते कोई म्यूजियम या किसी आर्ट गैलरी में जा रहा हूं हर हफ्ते, एंड दैट इज माय आर्टिस्ट डेट। तो ये सब चीजें इस किताब में नहीं है, लेकिन अगले किताब में शायद आ जाए, और फिर आपको और एक और नाम मिल जाएगा। क्योंकि डायरीज में जो चीजें होती हैं कई बार वो बहुत निजी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ आपकी डायरी अलग है। मैं 2-3 कोट्स आपकी किताबों से करना चाहता हूँ। Ambition to write with precision and clarity faded for a few years and then returned when I was in late teenage. एक तड़प दिख रही है कि आप प्रिसाइज लिखना चाहते हैं, क्लैरिटी से लिखना चाहते हैं। फिर एक रेफरेंस है, आई डू इट ऑन इन एन ऑर्डर टू स्लो जैम न्यूज। एंड फिर एक जगह आप लिख रहे हैं कि बाय ब्रिंगिंग न्यूज इनटू लिटरेचर वी मेक श्योर दैट डेली न्यूज डजंट डाई डाउन डेली डेथ। तो और एक जगह आप ये भी लिख रहे हैं कि आप तो ये आप एक फैक्ट्स, न्यू फिक्शन में आप फैक्ट्स ला रहे हैं, एक न्यूज के जरिए इवेंट को आप एक फैक्ट्स के जरिए रख रहे हैं। इसके कुछ खतरे नजर आ रहे हैं। जैसे
हम सब में जो साहित्य की मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हमें एक क्लीशे बताया गया है कि ये समाज का कोई दर्पण है, मिरर है सोसाइटी का। और लोग लिटरेचर का रूट इसलिए लेते हैं कि कई बार हार्ड फैक्ट्स को लिखना मुश्किल हो जाता है, तो वो लिटरेचर का रूट लेते हैं और इस तरह से नैरेटिवाइज करते हैं कि लिखना आसान हो जाता है। मगर हम सब की, खासकर एक हिंदुस्तानी हिंदी के दर्शक और पाठक दोनों की ट्रेनिंग क्या है, हम जब एक फिल्म देखते हैं तो पहले ही उसमें से एक संवैधानिक चेतावनी होती है कि इस फिल्म की कहानी और इसके किरदार का संबंध सत्य आधारित किसी घटना से नहीं है। और थोड़ी देर के बाद हम उस पूरी फिल्म को सच मानकर देखने लगते हैं, रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, उसे सच की तरह ओढ़ लेते हैं। पर आप ऐसा क्लेम तो नहीं करते, लेकिन आप न्यूज को स्लो जैम करने के लिए, उसे डेली रोजाना की मौत मरने से बचाने के लिए आप साहित्य में लेकर आते हैं। पर यहाँ एक डिलेमा मुझे दिखा कि कई जगहों पर जैसे आप गौरी लंकेश के हत्यारे का चित्र बना देते हैं और उसका रेफरेंस अचानक आ जाता है, मोहम्मद नईम का नाम के साथ रेफरेंस आ जाता है, लेकिन उस क्लासमेट के बारे में आप लिखने के लिए लिटरेचर की जो रियायत है, जो कंसेशंस हैं लिटरेचर के, पोएटिक जस्टिस जिसे लाइसेंस जो भी कहते हैं, वो लेते हैं जब आप अपने उस क्लासमेट का नाम नहीं लिखते हैं जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है और जिसने हत्यारों, जेल से बाहर आए हत्यारों को माला पहनाई है, मिठाइयां खिलाई। तो कई बार लगा कि लेखक, राइटर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं लगा कि जब आप गौरी लंकेश के मर्डर को स्केच कर रहे हैं और उसी के अगले 2 पन्ने के बाद अपने उस क्लासमेट को याद कर रहे हैं जिसके साथ आप टीटी खेला करते थे, उसका कोई इमेजरी एक्सप्रेशन नहीं है, उसका कोई लिटरेरी एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही वो फैक्ट की तरह मौजूद है। सारे अच्छे सवाल हैं। अच्छा, लेकिन एक बात हम लोगों को सबसे पहले नोट करना चाहिए कि अच्छी बात है कि हम अभी लंदन में हैं, आप दिल्ली में हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से नमिता गोखले जी की कोशिश रही है जेएलएफ में अन्य भाषाओं, सिर्फ अंग्रेजी का डोमिनेंस न हो, अन्य भारतीय भाषाओं की भी एंट्री हो। इसलिए हम लोग वो काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आप और हम निभा रहे हैं। अब इसी स्पिरिट में आके थोड़ा सा हमने के भोजपुरियों में बतिया लेवल जाओ, ताकि लागल की साला जेएलएफ के मंच पर भोजपुरी भी बोलल गई। ऐसे रघु कुछ बात बोली, ओकरा बाद हम बोलम भोजपुरी पे अभी बात हुई, लेकिन वो अंग्रेजी में बोल सका था। नमिता जी तो ये बात तो बा कि वहाँ के तमाम उस जेएलएफ के आयोजन में अलग अलग भाषाओं के नए लेखकों के जगह तो दिले बनी वहाँ के। सही बात, बड़ा बहुत ही ओकरा के ये ना कि एक बार कह देनी, 2 बार कह देनी, देखावटी ना, तो बड़ा इंतजाम से हुए, होटल में ठहरा के हुए, गाड़ी हुए, मंच किया पिया के वही में बाहर के उड़ान पामू घूमत रहे, वही तरह हम ओरन देत घूमत रहनी। लेकिन पर ठीक है। सवाल ये है कि जो फैक्ट्स जो है फिक्शन के तौर पर, आप फैक्ट्स को अपने फिक्शन में बचाना चाहते हैं, कोई मरे नहीं, जो न्यूज है। लेकिन वो न्यूज इवेंट एक राइटर को फंसा भी देता है कि वो अपने क्लासमेट के बारे में को नेम नहीं कर पाता है। नहीं, आप वैसी कोई बात नहीं। मैं आपको पहला जिस पहलू पर आप पहले कुछ बात देखिए, वो ये था कि भाई बचपन में या कम से कम किशोर अवस्था में ये प्रेसिशन, हाउ टू एक्वायर प्रेसिशन इन वंस राइटिंग, वो खोज रही। और शायद हम मेंशन भी करते हैं किताब में कि अंबर एक तो रेस्टोरेंट हुआ करता था पटना में, तो वहां गए और मेरे मामा जो थे वो एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को घूस देना चाहते थे, तो लेकिन थोड़ा पारिवारिक संदर्भ में सब करें ताकि वो एक्ट, क्रिमिनल एक्ट टाइप नहीं लगे। हम लोग एक रेस्टोरेंट गए थे, मेरा 10 वर्ष के लगभग मेरी उम्र रही होगी, लेकिन हम ऊपर जब देखे तो देखे कि चूड़ी का टुकड़ा सब उसमें लगा हुआ है, और हमको लगा कि इसको कैसे लिखेंगे, ये सवाल मेरे सामने था। और कुछ ही दिनों बाद हमारे स्कूल के न्यूज़पेपर में एक सीनियर स्टूडेंट उसको डिस्क्राइब किया, और हमको लगा इसी को भाषा कहते हैं, कि आप जो भी देख रहे हैं
उसके लिए आपके पास शब्द हों। तो ये मेरी तरस थी बहुत दिनों से। बहुत उस समय मैं जब पहलेजा घाट की ओर जब स्टीमर जाता था और हम देखते थे दृश्य, तो ये भी हम चाहते थे कि उसको हम पेंट कर सकें, और कभी हम ठीक से नहीं पेंट कर सके। और इसीलिए हम किताब में कहते हैं कि शायद क्योंकि हम आर्टिस्ट के रूप में फेल किए तो हम राइटर बन गए। तो हाँ, प्रेसिशन। और उसमें कहना चाहूंगा कि किस तरह से अन्य लेखक जो थे, जैसे कि वेद मेहता, खुशवंत सिंह, डॉम मोरेस वगैरह को जब आकर हम दिल्ली में पढ़े तो हमको लगा कि अपने शहरों की, अपनी गलियों को डिस्क्राइब करने के लिए हमें माध्यम मिल गया। दूसरी बात पर आए, हमको लगता है कि लिटरेचर, जर्नलिज्म इतनी इमोशनल तौर पे या सेंसेशनलिस्ट तौर पे कभी कभी हमें न्यूज बताता है कि हमें उसको स्लो डाउन करने के लिए एक जिस तरह से विटामिन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में जरा धीरे धीरे हो, वो बेहतर मेडिसिन माना जाता है। उसी तरह हमने सोचा कि उस तरह का लेखन हो जिससे जो न्यूज में हो रहा है उसको एक स्लो डाउन किया जाए, उसकी अब्जॉर्प्शन हमारे सिस्टम में धीरे से हो, ताकि हम और थॉटफुल कंज्यूमर बने, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सॉर्ट ऑफ एन इंस्टेंट कॉफी की तरह पी लिए। समझे ना सर? इसीलिए मोहम्मद नईम और अन्य नाम जो हैं उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया अपनी किताब में, और वो भी उस नॉवेल में या फिक्शन में, ताकि जो फैक्ट है उसको जिंदा रख सकें एक स्लो तरीके से। क्योंकि अखबार तो आप फिर रद्दी वाले को भेज दिए, लेकिन किताब शायद कुछ दिन और टिकेगी आपके बुक शेल्फ पर। यही मेरा सोच था। अमिताभ जी, जो प्रिसाइज होने की बात है, जो उसके एक्सेलेंस को टच करने की बात है, जो तड़प है, वो क्या फिक्शन में फैक्ट्स के जरिए या इस तरह की एग्जैक्ट घटनाओं के जरिए प्रिसीजन हासिल किया जा सकता है, या लिटरेचर के भी अपने कुछ पैमाने होंगे, मानक होंगे कि आप लिखते समय उस तरह से प्रिसाइज होते हैं? बस उनमें अंतर हो जाता है क्या? जी हाँ। मेरे ख्याल से कला पर एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि और वहीं पर मेरा उत्तर है जो आपका तीसरा सवाल था कि क्यों मैं किसी का नाम नहीं मेंशन किया वहां पे। पहले तो मैं गौरी लंकेश को मारने वाले का जब मैंने चित्र बनाया है, तो मेरा एक सटल सा पॉइंट ये रहा है वहां पर कि क्या मैं उस मनुष्य तक पहुंच रहा हूं जो ये तस्वीर हमने बनाई, और मेरा वहां मत है कि मैं नहीं पहुंच रहा हूं। आई एम फेलिंग बिकॉज मेरी जो तस्वीर है वो उसी तरह की तस्वीर है जिस तरह से दिल्ली पुलिस लगाती है कि भाई कश्मीर से कोई आया और इस तरह का पैंट पहनता है और इस तरह का उसका चेहरा है और ये टेररिस्ट है। इट इज एन आइडेंटिकेट पिक्चर विच इज एक्चुअली विच इज स्टीरियोटिपिकल एंड ब्लंट। तो मेरा वहां पर ऑब्लिक इशारा शायद है, और इसीलिए आप शायद ये बात नहीं समझे कि हम जब तक कला एक, और इनफैक्ट प्रिसिशन नहीं हो, तो हमारी जो तस्वीर है चाहे प्रोज में या इमेज में, वो कंप्लीट नहीं होगी। और जहां तक उस बंदे का सवाल था जिसका नाम मैंने नहीं लिया, मुझे लगा कि वही ऑब्लिकनेस यहां पर भी होना चाहिए, ताकि लोग जल्दी से अपनी इन्फरेंस मान पकड़ लें कि ये कौन था, ये बंदा, ये आखिर कौन था। ताकि I don't think literature should exist to answer every question. Literature should exist to raise more and more questions in the reader's mind, ताकि रीडर फिर अपना भी, रीडर की ओर से भी थोड़ी सी मेहनत हो, नहीं, ताकि वो भी 10 कदम वो भी चढ़े ये जानने के लिए कि अच्छा ये कौन बंदा था जो हार्वर्ड गया। और अगर आप सस्पेंस में हम नहीं रखना चाहते हैं जेएलएफ के लोगों को, तो हम बता दें कि भाई एक मजा नहीं आएगा, फिर तो नहीं आएगा, वो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो वो रेफरेंस रहना चाहिए ताकि लोग किताब को जाकर पढ़ें कि वो कौन था, और फिर उस आसपास के जो 2-4 पन्ने हैं उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, और वो रेफरेंस टाइम आउटसाइड दिस टाइम में भी आता ही है, जब आप बहुत सारे फेक न्यूज से घिर जाते हैं और आप करते हैं। एक बात आपने अभी कही कि शुरू में आप आर्टिस्ट के तौर पर फेल हो गए, तो लेखक की तरफ आए। लेखक की तरफ भी आप कई तरह के चैलेंजेस में से जूझ रहे हैं,
उसको हम सरल से शब्दों में कहें तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, लेखक नहीं बन पा रहे हैं। जब आप अपने अपने किसी भी राइटिंग में, ज्यादातर जो मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं उसमें बहुत सारे राइटर्स आते हैं। क्या आप उनके जैसा होना चाहते हैं या उनके लिखे हुए के इम्पैक्ट को आप अपने राइटिंग में बताना चाहते हैं कि मैं कोई शून्य से, वैक्यूम से इस इन 1000 पन्नों की किताब में नहीं उतरा हूं, बल्कि बहुत सारे लेखकों की दुनिया से होता हुआ उतरा हूं। तो हर राइटर की एक जिद होती है कि वो अपना मार्क एकदम क्लैरिटी के साथ रखे। वो जिद आप में नजर नहीं आती है। शायद उस जिद की वजह से वो उन लोगों के नाम कम लेता है जिन्हें वो पढ़ता है। पर आप इतना ज्यादा लोगों के नाम लेते हैं कि वो ब्लर होने लगता है लाइन की अमिताभ कुमार बिल्कुल स्टैंड अलोन राइटर हैं या बहुत सारे राइटर्स के की गोद में पले बढ़े राइटर्स हैं। हाँ भाई, आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अन्य किताब पढ़े हैं, तो मैटर ऑफ रैट्स में तो हम एक जिक्र किए हैं एक राइटर की जिसकी भाषा के बारे में उसके टीचर ने कहा था कि भाई इसकी भाषा से संगीत निकलता है। हा? वो तो रविश कुमार के बारे ही में था आपके। और मेरी कोशिश वहां ये थी कि मैं अपने रीडर को सतर्क करूं कि भाई ऑर्डिनरी जर्नलिज्म और ये दूसरे किस्म का जर्नलिज्म जिसमें भाषा के प्रति एक ध्यान है और एक स्किल है, उसके बारे में एक टेस्टिमनी पेश कर सकूं ताकि उनका अटेंशन ड्रॉ कर सकूं। मेरी कोशिश है कि जब मैं ऑल लेखकों का नाम लेता हूं बॉस, इट इज अ पार्ट ऑफ माय ऑनेस्टी टू से कि लोग समझते हैं ना कि राइटिंग का काम होता है कि भाई आप किसी कमरे में बैठे हैं और इंस्पिरेशन जिस तरह से दिव्य ज्योति की तरह आपके दिमाग में घुसती है और इंस्पिरेशन वर्ड्स में बदल जाते हैं। वो दैट इज नॉट माय फीलिंग। माय फीलिंग इज कि भैया तरह तरह के जिस तरह से न्यूज़पेपर क्लिपिंग को काट कर मैं अपने जर्नल में साटता हूं और उनसे एक कहानी बनाता हूं, मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने रीडर को बताऊं कि लिटरेचर इज मेड अप ऑफ दीज स्मॉल आर्टिफैक्ट्स। ये नाम, ये और ऑल दीज राइटिंग्स, दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ अ कोरस on which you draw upon in order to find your own voice। ये जो आप एक टर्म यूज किए थोड़ी देर पहले, अलोन स्टैंडिंग राइटर, स्टैंड अलोन राइटर, वैसा कोई है वो इट्स एन इल्यूजन बॉस, इट इज एन इल्यूजन। हमारे जुबान में हमेशा तरह तरह की अलग जुबान बसे हुए हैं। देयर आर अदर्स पीपल हु आर स्पीकिंग थ्रू अस, देयर आर वी ओनली ऑफर इन्फ्लुएंसेस। और मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं टीचर भी हूं, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि अपने रीडर को ये इंस्ट्रक्ट करूं कि ये चीज जो आप देख रहे हैं, हाउ इज इट अ कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट, किस किस चीजों से बना है। बुझ रहे हैं कि नहीं? एकदम। और जब मैं आपसे बात करता हूं तो कई बार मेरे अंदर एक ये छिपी हुई बात रहती है कि मैं आपके भीतर अपनी भाषा ढूंढता हूं, पता नहीं क्यों। और शायद इसलिए कि आप भोजपुरी जानते हैं, इसलिए कि आप हिंदी जानते हैं, और इसलिए कि आप अंग्रेजी जानते हैं और मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं आपके भीतर भाषा ढूंढता हूं अपनी, कि आप मेरी वाली भाषा कहाँ कहाँ बोल रहे हैं अपनी किताबों में। और कई बार मुझे ये साउंड करता है कि कोई अंग्रेजी में भोजपुरी लिख रहा है, कोई अंग्रेजी में हिंदी लिख रहा है। जैसे ही लिखते हुए आप एकदम से धड़ाम से आलोक धनवा पर आ जाते हैं, महाश्वेता देवी पर आ जाते हैं, या दुष्यंत कुमार पर आ जाते हैं, और आपकी राइटिंग्स के रीडर्स जो हैं वो ग्लोबल रीडर हैं, और आप बहुत ज्यादा इटैलिक की भी चिंता नहीं करते हैं, और वो वहां पर मौजूद है। भाषा से ही अब मेरा एक सवाल है कि एक जगह आप लिख रहे हैं कि मुझे लैंग्वेज 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 चाहिए, जगहों के नाम, भावनाओं और लोगों के नाम को सही सही लिख देने के लिए। एक जगह आप लिख रहे हैं कि हिंदी की दुनिया आपने खो दी है, गवा दी है, लॉस्ट वर्ड का यूज करते हैं। दूसरी तरफ आप भाषा की तलाश में हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप जो लिखना चाहते थे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब आप राइटर बन रहे थे, तब क्या आप हिंदी में खुद को तलाश कर रहे थे? क्या आपको लिखने की वो भाषा जो प्रिसाइज हो और जो क्लैरिटी से भरी हो, और जो चीजें होती हैं
वो भाषा क्या आपको हिंदी में नहीं मिली, जो आपको डेविड फॉस्टर से लेकर विलियम कार्लोस को पढ़ते हुए या उन्हें उनके बारे में लिखते हुए मिली। इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि जब आप न्यूयॉर्क से दिल्ली आते हैं, तब तो भाषा आपकी कमोबेश वही बनी रहती होगी, दिल्ली में भी कमोबेश वही बनी रहती होगी। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली से पटना की फ्लाइट लेते हैं, क्या ऐसा होता है कि भाषा को आप सरियाने लगते हैं? जैसे हम सरियाना इन द सेंस कि जब हम पैकिंग करने लगते हैं कहीं जाने के लिए, ब्रीफकेस में क्या-क्या चीजें लेकर जानी हैं, तो क्या आप उस फ्लाइट के दौरान अपनी भाषा को सरियाने लगते हैं कि पटना आ गया है, बाबूजी बाड़न मालूम ना के बेटा जी केकरा से का बोले के पड़ी, तो जैसे सर्दी आ गई तो गर्म स्वेटर निकाल लेना है, तो क्या ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट आपके भीतर होती हैं? देखिए, मकौले के हम लोग सारे संतान हैं। हमको अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेजा गया, और क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेजा गया और अंग्रेजी में पढ़ाई हुई, मैं हिंदी में कभी नहीं ढूंढा उस भाषा को जिसमें मैं सारी दुनिया का बयान कर सकूं। लेकिन अगर अंग्रेजी में कहूं, the effect of reading Hindi on me is much more stronger than when reading English. English, अंग्रेजी वाले लेखकों को पढ़ते हुए ये मैं कभी कभी पहचान पाता हूं कि हाँ ये दुनिया बयान कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगता है कि एक इंटीमेट सी फीलिंग कि भाई जो मेरा पास्ट है और जो मेरा प्रेजेंट है सबको ये पहचान कर ये आदमी मेरी से बातें कर रहा है, वो हिंदी में ही मिलता है बॉस। इसलिए हम कह रहे हैं कि दैट इज व्हाई आई फील इट एज अ लॉस। हम कभी भाषा सरियाते नहीं जब पटना जा रहे हैं। तो जब पटना जाते रहते हैं बॉस, तो आप कहे कि आप मेटाफर यूज किया कि जिस तरह से किसी बक्से में आप कपड़े चपेट कर रख रहा हो ना, हम तो सब कपड़ा सब उतारने लगते हैं। तो पटना जैसे जा रहे हैं तो लगता है कि अब तो हम किसी तरह फक्कड़ भाषा में बतिया सकते हैं। जिस तरह मैंने उससे स्टार्ट हुआ और क्या हाल है, मैंने हमको लगता है कि जैसे कि किसी दुकान में भी गए तो मेरी आवाज जरा उठ जाती है, बुझ रहे हैं। जैसे ही गए, अब मान लीजिए कि हम गए हैं वो शैम्पू खरीदने गए, हाँ, तो अगर पटना में शैम्पू खरीदने गए तो हमको एक स्वतंत्रता का एहसास होता है कि हम उसको बोल सही है भाई बलवा साला पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, जरा को बढ़िया गया जरा को शैम्पू दीजिए। आई विल नेवर से दैट इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में गए तो हम वहां पर सरिया हम तो कहेंगे वुड यू हैव अ शैम्पू प्लीज, फलना शैम्पू है, लेके चल दिए। तो हमको लगता है कि एक तरह से a liberation that is experienced in one's native tongue and in one's native place, वो वही होता है जब हम पटना लौटते हैं। बाकी जगह तो जरा कॉमा फुल स्टॉप के साथ बोलते हैं और हाइफन पैरेंथेसिस सब आ जाता है, और वही होता है जब हम न्यूयॉर्क पे होते हैं। पर ये पढ़ के ये लग रहा है आपको पढ़ के कि आप न्यूयॉर्क में रहते हुए या अमेरिका के जिस भी शहर में या जहां रेसिडेंसी कर रहे हैं वहां रहते हुए आप पटना के अखबारों की बहुत चिंता करते हैं। फिर आप एक माइग्रेंट हैं जो 20 साल से अमेरिका में बस गए हैं और वहां आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, पत्नी हैं और सब कोई है, और आप एक ग्लोबल टीचर हैं। आपका स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ अफ्रीका का है, और हमने तो ऐसा कोई क्लासरूम नहीं देखा। काश हमें भी एक ऐसा क्लासरूम मिलता जिसमें बगल का कोई केरल का होता या कोई नॉर्थ ईस्ट का होता या कोई ओडिशा का होता। रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जिंदगी जिस क्लास में गुजरी है वो एक ही भाषा के इलाके के लोग रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम नहीं जानते हैं। पर इस तरह के ग्लोबल स्टूडेंट्स के बीच में रहते हुए, दिन रात गुजारते हुए, एक साहित्यकार, एक पत्रकार और एक टीचर अपने आप को वो शिफ्ट करता हुआ देखता है क्या? एक परमानेंट माइग्रेंट हैं आप या सेटल कर गए हैं? जैसे
एनआरआई अंकिल जो लोग होते हैं जो वहां रह गए हैं उस तरह से यहाँ से जाके, हाँ वैसे हैं, या अभी भी आपका सेटलमेंट नहीं हुआ एक माइग्रेंट्स के रूप में, वो फ्लक्स में आप बने हुए हैं, एक कनेक्ट करते हैं आप साउथ अफ्रीका की किसी कहानियों से, के स्टूडेंट्स की चिंताओं से, कि इसकी भी डेफिशिएंसी शायद ऐसी होगी जैसे अगर मैं रामजस कॉलेज में पढ़ा रहा होता और वहां से अगर कोरापेट का छात्र कोई चला आता, उसकी भाषा, उसके उसके जो भी दिक्कतें हैं समझने की, कॉग्निटिव या कॉम्प्रिहेंसिव दिक्कतें हैं, तो ये सब इमोशनल बॉन्डिंग आपको बनाती हैं बाहर के अलग अलग देशों के छात्रों से, उसकी रियलिटी से। जी जी जी। साउथ अफ्रीका, कल रात ही को एक मेरा छात्र है नाइजीरिया का, वो मुझे चिट्ठी लिखा और मुझे लगा कि मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि फॉर हिम आई रिप्रेजेंट द अदर दैट ही हिमसेल्फ इज इन अमेरिका। माने अमेरिका में वो जो अदरनेस की भावना उसको कभी कभी मिलती है, और वो जानता है कि ये बंदा जो है, जो मुझे क्लास में देखता है, वो मुझे पहचानता है कि मैं कौन हूं। तो हाँ, वो होता है। लेकिन सर, आप जो बात कहे, आप, ये बड़ी दुख की बात है कि आप जब कुछ कहते हैं, आप जैसे सोशल मीडिया पे, तो कुछ भक्त लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अश्लील रूप से और बड़े रूड वे में आते हैं। सो आई फील बैड अबाउट दैट, बट ऑन द अदर हैंड उनसे कई ज्यादा नंबर के लोग हमेशा होते हैं, और ऐसे 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 फॉरेन, जो आपकी आइडेंटिटी और आपका जो काम है इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट उसको समझते हैं और आपकी वाहवाही करते हैं आपके जर्नलिज्म की। तो हमको तो बहुत वो ज्यादा एनवियस लगता, हमको उस चीज से ज्यादा ईर्ष्या है, क्योंकि हमें लगता है हमेशा कि हाँ, ये दूसरी बात है कि हमको कोई ऑस्ट्रेलिया में भले या साउथ अफ्रीका के मेरा स्टूडेंट हमें पहचानता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आप हर भारतीय को, और वो भारतीय जो कभी कभी ऑस्ट्रेलिया चाहे साउथ अफ्रीका में हो, आपकी पहुंच वहां तक है और बड़ी इंटीमेट वे में है। आपको उनको वो जब आपसे आर्ग्यू भी करते हैं, और मेरे ख्याल से वो गलत है जब आपसे आर्ग्यू करते हैं, वो आपसे एक कनेक्शन पाते हैं। और हम लोग भले पढ़ा लें 10-15 लोग को, लेकिन आप तो बड़े तादाद में एक नेशनल कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो हमको तो भैया, हमरा तो वह ज्यादा अच्छा बुझाएला। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि वहां से आपका असाइनमेंट बदलता है तो आप लंदन आ जाते हैं, इन दिनों लंदन में हैं, फिर भी जो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन है वो एक मेंटल प्रोसेस भी है, वो एंड किया है या वो अभी भी आपको उस फ्रेशनेस के साथ आपकी मौजूद है कि ये जो सूटकेस मैं न्यूयॉर्क से लेकर हीथ्रो पर उतरा हूं, ये वो सेंस दे रहा है आपको कि नहीं, ये मैं पटना से लेकर न्यूयॉर्क हीथ्रो पहुंचा? नहीं, वो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ माइग्रेंट हैज नेवर लेफ्ट मी। वो मैं हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी हूं। लेकिन इस 30 साल से, भाई जी, हम तो 30 से ज्यादा साल हो गया ना, 86 में निकले थे। इस 30 साल में एक बदलाव ये आया है कि पहले मैं सिर्फ सोचता था कि मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और सूटकेस मेरे पास में है, और कभी ना कभी वो ट्रेन आएगी जो मुझे इंडिया वापस ले जाएगी। ठीक है, वो बदलाव ये हो गया है कि अब मैं जानता हूं कि हाँ, अभी भी मैं प्लेटफॉर्म पे हूं, सूटकेस बगल में है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पटना कभी, वो दैट इज नॉट माय डेस्टिनेशन। मुझे उस किताब के उस पन्ने पर पहुंचना है जहां मुझे वो भाषा मिल गई है जिसमें मैं अपने पास्ट को नरेट कर सकूं। इन अदर वर्ड्स, मेरा गांव जो है वो वहां नहीं है चंपारण में जहां से आप और हम वो दोनों आए हैं, लेकिन मेरा गांव बस ये पन्ना है जहां पर हम इन सारे चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, पिछले सेंचुरी में, जैसे कि लास्ट 86 से 2000 तक, या 20-25 साल जो हम बाहर बिताए पहले, उसमें माइग्रेशन हमको इंपॉर्टेंट लगता था और अपनी कहानी इंपॉर्टेंट लगती थी। अब ज्यादा लगता है बॉस की
अगर पिछले सेंचुरी में माइग्रेंट का जमाना था, तो इस सेंचुरी में रेफ्यूजी का जमाना है, और ज्यादा से ज्यादा और लोग रेफ्यूजी हो जाएंगे। तो हमें हमेशा लगता है कि हमारी कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहानी, और ताकि सारे विश्व का में वो जो रेफ्यूजी कंडीशन कहाँ से हो रहा है उसको समझना हमको लगता है इज द मोर इम्पोर्टेंट स्टोरी, और मैं उस स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और आप रिफ्यूजी अपने देश में भी हो सकते हैं अगर आप हर तरह के लीगल राइट्स से स्ट्रिप कर दिए जाएं, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में ना सही, अगर परसेप्शनल फॉर्म में भी अगर आप हर तरह के लीगल राइट्स से स्ट्रिप कर दिए जाएं, तो एक कंडीशन रिफ्यूजी की बन जाती है कि आप होते हुए भी लगता है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है और एक दूसरे देशों की तरफ जाना पड़ता है अपना देश गंवा के, वो तो एक कंडीशन है ही। पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके लिखे में अचानक कोई शहर आ जाता है और वो शहर फिक्स नहीं होता है, वो कोई पटना भी हो सकता है, वो लगातार तो आता ही है, लेकिन वो दार्जिलिंग का कोई कोना आ जाता है, कोलकाता आ जाता है, फिर वो कहीं ऑस्ट्रेलिया का कोई लिटरेचर फेस्टिवल आ जाता है। इन शहरों को आप छोड़ते नहीं है और जो घटनाएं हैं वो अचानक स्पीड ब्रेकर की तरह आ जाती हैं कि आप एक तरह से सफदर हाशमी की हत्या को भी आप याद कर लेते हैं धड़ाम से। तो ये अब पढ़ते हुए ये लगता है कि पता नहीं ये गाड़ी कहाँ पर जाकर रुकने वाली है, थोड़ी देर के लिए वो जो रवानगी चली आ रही है। इतनी सारी घटनाओं के प्रोसेस करने में और उनके सिलेक्शन में आपका अपना एक पॉलिटिकल चॉइस है, आप पॉलिटिकल राइटर बनाता है आपको ये सारी घटनाओं का अगर चयन उसको अगर एक बैंडविड्थ में रखकर देखें तो। जी, तो आप बताइए उस पर हम क्या बोलें। मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे राइटर अपने पॉलिटिक्स को बचाकर लिखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप बहुत सारी ज्यादातर घटनाएं आपकी किताबों में ये हैं, वो यूं ही नहीं आई हैं, आ जाती हैं यूं ही, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स को भी आप पेरिस में घूम रहे हैं, बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं एक राइटर को देख रहा हूं कि वो उस सवाल से बहुत घिरा हुआ है। उस सवाल ये कह के कि मेरे पास अभी कोई ओपिनियन नहीं है इस पे मेरा कोई न्यूज नहीं है, लेकिन राइटर उससे खुद को ना तो मुक्त है, ना वो अपने रीडर को बिना बीजेपी को लेके कोई किसी प्रकार का रेफरेंस किए छोड़ता है कि आप भी मुक्त हो जाइए इतना आसानी से, क्योंकि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो इस दौर में इतना जो लोग पोलराइज्ड दौर है, उसमें एक लेखक है जो अपनी राइटिंग के भीतर नुआंस तरीके से नहीं, बहुत ही ज्यादा क्रूड फॉर्म में घटनाओं के चयन से पॉलिटिक्स को रख देता है। ये जो चीजें चली हैं कि हम लेखक हैं, हमारी राजनीति से क्या है, ये साहित्य की ये पुरानी बहस है, लेकिन फिर भी मार्केट को लेकर आप बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हैं कि उस मार्केट की सेंसिटिविटी के हिसाब से लोगों ने इसका रेफरेंस लिखना बंद कर दिया है कि मेरा रीडर्स लॉस हो जाएगा। आपको ये चिंता सताती है कि आपका रीडर्स लॉस हो जाएगा अगर आप अपने पॉलिटिकल एलिनेशन को ज्यादा क्लैरिटी के साथ रखेंगे तो? नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि शायद फलाने रिश्तेदार जिन्हें मुझसे प्रेम है और जिनके लिए मुझे प्रेम है वो मेरी किताबें नहीं पसंद करेंगे, ये कभी कभी मैं सोचता हूं। मगर ब्रॉडली रीडर्स में सोचता हूं कि नहीं, ज्यादा शुड वन कल्टिवेट रीडरशिप और शुड वन एक्चुअली कीप अलाइव अ स्मॉल बट वाइटल रीडरशिप? माय आंसर इज लैटर, द सेकंड। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या कहूं, पिछले कई सालों से हमारे देश में जो बदलाव आया है रवीश जी, वो मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज की तरह। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से सब सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंटली कई लोग बेघरबार हो गए हैं, एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली चेंजेस एकदम इरिवर्सिबल है, उनको अब वापस नहीं हम पहुंच सकते हैं। उसी तरह हमारी सभ्यता में जो एक बदलाव आया है, मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज बोथ कैटाक्लिज्मिक or catastrophic and it is irreversible. It will not be able to, मुझे तो
क्योंकि इस तरह से सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं कि मुझे लगता है कि what has to be kept alive in all the ways that we can are small dissenting voices. ये उम्मीद नहीं हो सकती है कि अरे ये तो अब मेरा जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन जो है, जो डिसेंट का ओपिनियन है, वो पॉपुलर हो जाएगा। ये मुझे बिल्कुल आशा नहीं। लेकिन उस निराशा को अपना लिमिटेशन समझ के, अपना स्ट्रेंथ समझ के मुझे लगता है कि अच्छा, अब ये अगर मेरी कंडीशन है और ये मेरा पोजीशन और ये हमारे समाज का पोजीशन है, तो इसमें ये कुछ आवाजें जो हैं इसको किस तरह से और बुलंद किया जा सकता है, और हाउ कैन आई स्पीक इन अ मच मोर क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव फैशन। तो इसीलिए जैसे कि अगर मैंने किसी लिंचिंग की तस्वीर डाली और खुद पेंटिंग की कोशिश की और फिर उसके अराउंड मैंने एक कैप्शन बनाया है, मैं ये सोच के बनाया है कि हाँ, व्हाट इज द मोस्ट इमेजिनेटिव, सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव वे में हम किस तरह से इस लोकल न्यूज को पकड़ सकते हैं। आपको मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूं और आप आजकल कई दिनों से हम अगर यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग करता तो हम दिखा देते किस तरह से हम एक जर्नल में भारत एक ठग प्रधान देश है, आप उसका जो एग्जांपल्स देते हैं वो हम बटोर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि दिस इज अ सर्टेन, इट इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑलमोस्ट। इसलिए आप हमको तो रोज अमर उजाला और दैनिक जागरण हमारे घर पे तो नहीं आता है लंदन में, लेकिन आप पढ़ते हैं उनको और वो न्यूज आप शेयर करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं हम ना जानते हैं, लेकिन हम तो साले को नोट करते हैं। आप कल की परसों आपने एक सवाल, अच्छा यहाँ पर न्यूज आया है कि भैया हम लोगों का समय समाप्त हुआ, मैं देख रहा हूँ। नहीं, एक सवाल पूछना है अभी आपसे। अच्छा, एक सवाल और, इन्फोडेमिक की बात की है आपने इस पीली वाली किताब में, और मैं चूंकि आजकल भूल जा रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, तो इसे फिर मुझे 2 बार पढ़नी पड़ी इस किताब को, तो मैं इसको नहीं पढ़ पाया, लेकिन काश मुझे मौका मिलता है इस पे ज्यादा बात करने की। लेकिन मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ कि इन्फोडेमिक की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्लडेड हो गया है चारों तरफ सूचनाओं का, और उसमें फेक न्यूज का भी, और आप उसको डील करने की का अटेम्प्ट करते हैं थ्रू लिटरेचर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी सूचनाओं की बाढ़ में, जहां ऐसी खबरें आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं कि लोग रील्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, रीडिंग में नहीं है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या लिटरेचर के जरिए उसको अटेम्प्ट करने के पीछे, क्या आपको ये लगता है कहीं से कि आप इररेलेवेंट होते जा रहे हैं एज ए राइटर? इतना ज्यादा इन्फोडेमिक्स है, इतना ज्यादा हर कोई कैरेक्टर बन रहा है, अपने आप को कैरेक्टराइज कर रहा है वीडियो के जरिए, फेक फेसबुक पोस्ट के जरिए, घर में दुखी है लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा रहा है। इसमें किसी तरह के इमोशनल उतार चढ़ाव जो भी है, तूफान से जो गुजरता हुआ आदमी है, और जो समाज की सच्चाइयों से घिरा हुआ विनोद कुमार शुक्ल, जो एक नौकर की कमीज का पात्र उसमें जिस तरह से बेचैन है, उस तरह के किरदारों को पकड़ने वाला लेखक या पकड़ने का काम करने वाला लेखक अब इस दुनिया में जहां सूचनाओं की इतनी बाढ़ है, अपने आप को अप्रासंगिक, इररिलेवेंट महसूस कर रहा है क्या? ये लगता है कि हमारे अब उसका कोई मतलब नहीं 10-15 साल पहले की तुलना में, अब की तुलना में? जी हाँ, मैं इरेलेवेंस बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जिस सोशल मीडिया पे जिस तरह से, जिस स्पीड से फेक न्यूज आता है, इट्स अ स्पेशल चैलेंज टू लिटरेचर। लेकिन इंस्टेड ऑफ लिटरेचर, फिर ये जरूरी नहीं कि साहित्य भी उसी तरह का बन जाए। मुझे लगता है कि साहित्य को उसके विपरीत और भी जाना चाहिए ताकि इसको स्लो डाउन करें। और इसलिए मैंने जो इस पीली वाली किताब में कोशिश की है, ये अच्छा आपने नाम दे दिया, द ब्लू बुक एंड देन द येलो बुक। तो उस पीली वाली किताब में मेरी कोशिश है ये कहने की कि बाय ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन फिक्शन एंड फैक्ट्स, और बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू द फैक्ट कि किस तरह से फेक न्यूज फैलाया जाता है, मेरा रीडर जो है, जिस हाउएवर स्मॉल दैट नंबर इज, मेरे रीडर्स ये कॉन्शियस हो जाएं कि लिटरेचर में एक रेफ्यूज है दुनिया से, जहां जो दुनिया उस विकृत हो रही है, where the corona virus of fake news is spreading so fast, यहां पर आप आ जाइए, एक आइसोलेटेड यूनिट में आपको क्वारंटीन इस लिटरेचर में मिलेगा। यही मेरा मत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ, आपसे बात करने के लिए। मेरा एक अपने पाठकों से वादा रहता है
जैसे आप कई लेखकों का नाम लेते हैं, तो इस किताब में एक बुकमार्क निकला वो, और इसमें लिखा हुआ प्रेमचंद गबन। तो मैंने कहा ये बुकमार्क भी सही किताब में पहुंच गया है। सही सही सही। हाँ, वो अपने तरह के कई तरह के रचनाकारों से मिलता है। तो मैं एक कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारे लेखक पाठक सोचते हैं कि ये किताब किसने छापी है, कहाँ मिलेगी। तो ये अमेज़न पे मिल जाएगी, हार्पर कॉलिंस ने छापी है, और ये किताब एलएफ ने छापी है, ALEPH, और ये 699 रुपए की है भारत में, और ये भी, इसकी भी कीमत लगभग 699 रुपए की है। तो रंग अलग है, दाम एक है, प्रकाशक अलग अलग है, और अमेज़न से आप ले सकते हैं। तो किताबों को ढूंढिए, लेखकों से मिलिए, बात कीजिए, पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभा, बहुत बहुत शुक्रिया JLF और JLF के श्रोताओं का भी। Thank you, Amitava Kumar and Ravish Kumar, for that riveting conversation. Thank you all for watching and being such a great audience. Please stay logged on to continue to watch with us the series of exciting sessions featuring a stellar list of speakers that have been specially curated for you. Sessions are ongoing across all three of our venues, Front Lawn, Mughal Tent, and Darbar Hall. Stay tuned for the next session.